सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि शॉ चेन भागते हुए पहुंच चुका होता है एक ब्रिज के ऊपर और उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच चुके होते हैं यारोथ और काइयो, जो कि शॉ चेन को दोनों ही तरफ से घेर लेते हैं ताकि वो कहीं पर भी ना जा सके। और नीचे तो वैसे भी एक्सट्रीम कोल्ड वाटर की नदी बह रही थी, जिसकी वजह से अब शॉ चेन फंस चुका होता है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ पर, क्योंकि उसकी एक तरफ से यारोथ भागते हुए आ रहा था और दूसरी तरफ से काइयो भागते हुए आ रहा था, जिससे कि अब तुरंत ही शॉ चेन बना लेता है एक फॉर्मेशन को और वो ये कहता है कि देखो अब क्योंकि मैं यहाँ से भागकर नहीं जा सकता तो फिर मैं अपने साथ साथ तुम लोगों को भी ले डूबूंगा, क्योंकि वो अपने फॉर्मेशन की मदद से उसी ब्रिज को ही काटने वाला था। काइयो यारोथ से कहता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो हम लोगों की भी जान खतरे में आ जाएगी। तो यारोथ कहता है कि हाँ, हमें किसी भी हाल में उसे रोकना ही होगा। लेकिन जब तक ये दोनों शॉ चेन तक पहुंच पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि शॉ चेन ऑलरेडी एक काफी बड़े धमाके के साथ में उस पूरे के पूरे ब्रिज को ही तोड़ चुका था, जिसकी वजह से यारोथ, काइयो और शॉ चेन तीनों के तीनों गिरने लग जाते हैं पानी के अंदर। जहां पर अब जैसे ही नजर पड़ी होती है किंग चैंग की तो वो तुरंत ही जाने लगती है अपने साथियों की जान बचाने के लिए, क्योंकि ये नदी ऑलरेडी काफी ज्यादा गहराई में होती है, जिसके अंदर जैसे ही ये तीनों की तीनों गिरते हैं इन्हें एहसास हो जाता है कि ये जो कोल्ड वाटर है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शॉ चेन कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये पानी इतना ज्यादा ठंडा होगा। तभी जो किंग चैंग होती है वो पहुंचने वाली होती है यारोथ और काइयो के पास में उनकी जान बचाने के लिए। काइयो कह रहा था कि मेरे पंजे एकदम ही सुन्न पड़ चुके हैं। यारोथ भी कहता है कि हाँ, मेरे बाल भी जम चुके हैं, जिसकी वजह से किंग चैंग वक्त रहते अपनी पावर्स की मदद से उन दोनों को ही बचा लेती है। और ऑब्वियसली वो लोग शॉ चेन को नहीं बचाते, क्योंकि वो तो वैसे भी उसे जान से मारना चाहते थे। काइयो यारोथ कहते हैं कि इस पानी में तो हम लोग जम के ही मर जाते, जिसके बारे में बताते हुए किंग चैंग ये कहने लगती है कि भले ही इस नदी का पानी कभी जमता नहीं है, लेकिन ये बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी कितना ज्यादा खतरनाक होगा। वो कहती है कि यहाँ तक कि इस पानी के कांटेक्ट में केवल आने से ही हमारी बॉडी स्लो हो जाती है और साथ ही साथ हमारी जो एनर्जी है वो भी अचानक से ही स्लो हो जाती है। जो बात सुन के उसका साथी कहने लगता है कि वैसे भी शॉ चेन तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो अपनी उन्हीं इंजरीज के साथ में गिरा है इस मौत देने वाली नदी के अंदर। मुझे पूरा यकीन है कि शॉ चेन किसी भी हाल में इस नदी के अंदर बचने नहीं वाला। जो बात सुन के लिंगर कहती है कि मैंने कई बार देखा है शॉ चेन को मौत के मुंह से बाहर निकलते हुए, इसी वजह से जब तक मैं उसकी डेड बॉडी को नहीं देख लूंगी मैं कभी भी उसको मरा हुआ नहीं मानूंगी। लिंगर काफी अच्छे तरीके से जानती है कि शॉ चेन का मरना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, इसी वजह से वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वो शॉ चेन की बॉडी को ढूंढना चाहती थी। इसके बाद फिर हमें नदी के अंदर डूबते हुए दिखाया जाता है शॉ चेन को। पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज होता है, इसी वजह से शॉ चेन तैर भी नहीं पा रहा था। पानी भले ही जमा हुआ नहीं था, लेकिन वो शॉ चेन की बॉडी को चारों तरफ से ही जमा रहा था। उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर आ चुके होते हैं काफी सारे फ्रीजिंग मार्क्स। जब वो लहरों के साथ में आगे जा रहा था तो एक लहर गिर जाती है शॉ चेन के ही ऊपर, जिसकी वजह से अब वो अनकॉन्शियस हो जाता है और पानी के अंदर ही डूबने लगता है, क्योंकि वैसे अब उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो अपने हाथ पैरों को चला भी पाता। तभी फिर हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं एक स्पिरिचुअल रूट को, जो कि असल में यूज कर रहा होता है यारोथ, क्योंकि वो इस रिवर के फ्रीजिंग वाटर के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा था शॉ चेन को, लेकिन उसे अपने स्पिरिचुअल रूट के परसेप्शन में कहीं पर भी शॉ चेन नजर नहीं आता, जिसका साफ और सीधा मतलब होता है कि या तो शॉ चेन मर चुका है या फिर वो यहाँ से बह के काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। यारोथ की जो स्पिरिचुअल रूट होती है वो पानी में से निकलते ही पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जिसके बारे में वो बताते हुए लिंगर से ये कहने लग जाता है कि आप खुद से ही देख चुके हो इस नदी के अंदर लिविंग क्रिएचर्स का कोई नामो निशान तक नहीं है। फिर आप खुद ये सोचो कि आखिर शॉ चेन इतने खतरनाक पानी से बच भी कैसे पाएगा। मुझे तो लगता है कि उसकी हड्डियां भी इस पानी की वजह से खत्म हो चुकी होंगी। नॉर्मली भी अगर कोई चला जाए तो ये पानी उसकी हड्डियों को जमा देगा, इसी वजह से इस पानी में से बच निकलने का कोई भी रास्ता तो नहीं है। तभी किंग चैंग भी ये कहने लग जाती है कि देखिए यहाँ से आगे जाने पर जो टेरिटरी स्टार्ट होती है वो है असल में टी-रेक्स की, इसीलिए अगर शॉ चेन किसी भी तरीके से पहाड़ों पर से चढ़ते हुए उस एरिया में पहुंच भी जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि टी-रेक्स के जबड़े से बच पाना ये तो शॉ चेन के लिए नामुमकिन होगा। इसी वजह से अब हम लोगों को यहाँ से आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी शॉ चेन या तो मर चुका है या फिर मरने वाला है। इसी वजह से अब आप किसी भी बारे में जरा सी भी चिंता मत कीजिए, क्यों ना अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें और अपने अगले कदम के बारे में बात करें। लिंगर कहने लगती है कि हाँ, मैं ये जानती हूँ कि तुम ये चाहती हो कि तुम इस पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अगर तुम ये सोचती हो कि चंद लोगों की मदद से तुम ऐसा कर पाओगी तो तुम्हें इस बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि इतना किसी भी तरीके से काफी नहीं है। जो बात सुन के किंग चैंग कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, उस मैटर को मुझ पर छोड़ दीजिए, वो तो मैं अकेले ही खुद से ही संभाल लूंगी। लिंगर कहती है
है कि अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं और मिलकर सारी की सारी बातों को भी कर लेंगे, जिसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा ट्री मैन वैली में, क्योंकि अगर तुम उन्हें मिलाना चाहती हो तो तुम्हें उनके सामने अपनी बात को रखना होगा। और फिर लिंगर तुरंत ही अपने दोनों ही ट्री मैन के पास में पहुंच जाती है। लिंगर जब यहाँ से जा रही थी तो फिर तभी यारोद आ जाता है किंग चेंग के पास में और उससे कहता है कि देखो, तुम्हें जानती हो कि कभी भी ट्री मैन वैली वाले ना तो बाहरी दुनिया वालों के मसले में हस्तक्षेप करते हैं और ना ही अपने मसले में किसी और को करने देते हैं। फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की उन लोगों के साथ में इतना कैसे घुल मिल गई, बल्कि ये ट्री मैन तो इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। किंग चेंग कहती है कि ये जो ट्री मैन होते हैं उन लोगों की काफी अच्छी दोस्ती है यूनिकॉर्न्स के साथ में, और अभी हाल ही में एक यूनिकॉर्न ने इस लड़की को अपना मास्टर बना लिया और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये ट्री मैन इसके इतने ज्यादा करीब आ गए हैं। जिसके तुरंत ही बाद अब लिंगर अपने ट्री मैन के ऊपर बैठकर यहाँ से जाने लगती है। यारोद कहता है कि हाँ, अब मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि इसका असली मैटर क्या है। लिंगर कहती है कि ठीक है, अब हमारी बाकी के अलायंस को भी जाके बता दो, ये जो अनडाइंग सेक्ट है वो भी हमारे साथ में ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि ट्री मैन वैली भी अब हमारे साथ में अलायंस होने वाली है। इसी वजह से वो कहती है कि हमारे अलायंस के हर एक मेंबर को ट्री मैन वैली में कल मौजूद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं पर ही सारा का सारा मैटर डिस्कस किया जाएगा। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है उसी बर्फीली नदी को जिसके अंदर पानी के नीचे डूबते हुए जा रहा था शॉ चैन, और वो कहता है कि क्या वाकई में ये सब कुछ इस तरीके से खत्म होने वाला था? क्या मेरी जान इस नई दुनिया में आके जाने वाली थी? क्योंकि अब तो शॉ चैन डूबते ही जा रहा था और उसके बचने के चांसेस भी ना के बराबर ही थे। लेकिन तभी अचानक से ही हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है एक बहुत ही विशालकाय क्रिएचर को, जो कि इतना ज्यादा विशालकाय होता है कि शॉ चैन तो उसके दांतों में ही फंस के रह जाएगा। शॉ चैन ने सोच लिया था कि हाँ, आज उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तभी वो क्रिएचर अपना मुंह खोल के शॉ चैन को अंदर ले लेता है। जिस मोमेंट पर तभी हम पानी के अंदर आती हुई एक अलग सी पावर को देख पाते हैं, जो कि शॉ चैन के साथ में उसी क्रिएचर के मुंह के अंदर ही पहुंच जाती है। और ये जो पावर होती है उसके अंदर हम देख पाते हैं एक छोटे से लिटिल क्रिएचर को, जो कि अपने परसेप्शन की पावर की मदद से पता लगा लेता है शॉ चैन की बॉडी के अंदर इसी की बॉडी के अंदर असल में मौजूद है ड्रैगन ट्री। और ये जो छोटा सा क्रिएचर होता है उसका असल में नाम होता है कोको। जिस कोको ने जैसे ही अपनी पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था तो वो जो क्रिएचर शॉ चैन को अपने मुंह के अंदर ले चुका था उसको बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है, जिसकी वजह से उससे अपना मुंह भी खोलना पड़ता है। जिसके तुरंत ही बाद अब कोको अपनी सेफ्टी बॉल के अंदर शॉ चैन को लेके यहाँ से पानी के बाहर जाने लगता है, क्योंकि बड़े ही आराम से शॉ चैन को जमीन पे लाके रख भी दिया था। लेकिन शॉ चैन उस पानी की वजह से अभी भी अनकॉन्शियस ही होता है, जहाँ पर अब तभी अपनी पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है ड्रैगन ट्री ने, जो कि शॉ चैन की पूरी बॉडी को ही हील करने लगता है, जो नजारा अपनी ही आंखों से देख रहा होता है कोको, क्योंकि चंद पलों के अंदर ही शॉ चैन की बॉडी से सारी की सारी इंजरीज खत्म हो जाती हैं। जो चीज देखकर तो कोको भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बल्कि वो तो शॉ चैन की चेस्ट पे खड़ा होकर डांस भी करने लगा था, क्योंकि फाइनली उसके हाथों में लग ही चुका होता है ड्रैगन ट्री, जिसको लेके कोको डांस करने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। ड्रैगन ट्री को लेके वो नीचे आ जाता है और ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे कि वो कई सालों से इस ड्रैगन ट्री से बिछड़ा हुआ हो। तभी फिर इसी मोमेंट पर आंख खुल जाती है हमारे शॉ चैन की, और वो जैसे ही अपने आप को एक अलग सी जगह पे देखता है वो तो शॉक हो जाता है और हैरान होते हुए कहने लगता है कि क्या मैं सच में अभी तक मरा नहीं हूँ, क्योंकि जैसी उसकी हालत हो रखी थी उसके हिसाब से अभी तक तो उसको मर जाना चाहिए था। शॉ चैन गौर करता है कि यहाँ तक कि उसके सारे के सारे घाव भी भर चुके हैं, इसीलिए वो खुश हो रहा था। लेकिन वो जैसे ही अपनी आंखों के सामने देख पाता है एक लिटिल क्रिएचर को तो वो उससे कहने लगता है कि क्या वाकई में तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन जो कोको होता है वो तो ड्रैगन ट्री को शॉ चैन से छुपा रहा था। वो ऐसे बिहेव करने लगता है कि शॉ चैन उस ड्रैगन ट्री को उसके हाथों से ना छीन ले। शॉ चैन हैरान होते हुए उससे कहता है कि आखिर तुमने ये सब कुछ किया कैसे। वो गौर करता है कि इस क्रिएचर ने तो उसकी बॉडी से ड्रैगन ट्री को भी बाहर निकाल लिया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज होती है शॉ चैन के लिए। बल्कि कोको तो शॉ चैन के साथ में मस्ती भी कर रहा था, उसको चिढ़ा भी रहा था, और अब कोको उसी मोमेंट पर ड्रैगन ट्री की मदद से अपनी पावर्स बढ़ाने लगता है। शॉ चैन कहता है कि आखिर इसे ड्रैगन ट्री के बारे में कैसे पता और क्या ये वाकई में इसकी पावर्स को यूज करना भी जानता है। इसी वजह से अब शॉ चैन समझ चुका था कि यानी कि इस बच्चे ने ये सब कुछ किया है इस ड्रैगन ट्री को पाने के लिए। शॉ चैन की जान भी बचाई है तो ड्रैगन ट्री को प्राप्त करने के लिए। बल्कि कोको तो यहाँ पर उस ड्रैगन ट्री को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसकी रिफाइनिंग पावर सच में काबिले तारीफ होती है, क्योंकि वो किसी भी पावर को रिफाइन करने वाले रिफाइनर को ही रिफाइन कर जाता है। और बड़ा ही अजीब सा रिएक्शन देते हुए आ जाता है शॉ चैन के सामने। ये छोटा सा कोको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो शॉ चैन को डरा देगा। शॉ चैन उससे कहता है कि ठीक है मैं तुमसे डर रहा हूँ और तुमने ड्रैगन ट्री को भी खा लिया, मुझे उससे भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि तुम मुझे माफ करना क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो ड्रैगन ट्री तुम्हारा था। तुम भूखे थे, तुमने उसको खा लिया,
मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन फिर तभी कोको यहाँ पर बनाता है एक स्पेशल बबल को, जिसके अंदर वो डालता है शॉचैन को और उसी के साथ में ही मस्ती करने लगता है। बल्कि वो तो उसको उठा उठा के जमीन पर भी पटक रहा था। ऐसा करने में कोको को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि वो शॉचैन को जितनी बार भी ऊपर ले जाके पटक रहा था तो शॉचैन चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसे मजा आने लगता है। शॉचैन तो टकराते टकराते उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो तो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं बचता। और दूसरी तरफ अगर हम कोको को देखें तो उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। शॉचैन उससे कहता है कि प्लीज रुक जाओ और मुझे नीचे उतार दो, वरना मुझे उल्टियां हो जाएंगी और तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। जिससे कि कोको एक ही झटके के साथ में शॉचैन को नीचे गिरा देता है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ में यहाँ से कहीं पर जाने लगता है। तब जाकर शॉचैन की जान में जान आई थी, क्योंकि वो कोको वहाँ से जा चुका था। यहाँ से वहाँ पर होने की वजह से उसकी हालत तो वैसे भी खराब हो ही चुकी थी। शॉचैन कहता है कि ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाके अपने तीनों ही साथियों को देखना होगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि जरूर से अब दोबारा से उन लोगों की बॉडी हील हो गई होगी। शॉचैन जानता था कि किसी भी कंडीशन में वो लोग मर नहीं सकते। इसी वजह से अगले ही पल वो उसी गुफा के अंदर ही पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उनको जगाने की कोशिश करने लगता है और उनसे कहता है कि चलो दोस्तों, अब उठने का समय हो चुका है। वो उन तीनों को ही बुलाता है और कहता है कि चलो भी अब नाटक करना बंद करो। लेकिन अब जैसे ही शॉचैन को इस बात का एहसास होता है कि ये तीनों के तीनों सच में मर चुके हैं, तो फिर इस बारे में सोचकर उसकी तो हालत ही खराब होने लगती है। शॉचैन कहता है कि प्लीज दोस्तों, मेरे साथ में मजाक मत करो। शॉचैन गौर करता है कि इन लोगों की आंखों से सोल फायर ऑलरेडी खत्म हो ही चुकी है। शॉचैन कहता है कि यानी कि ये सब कुछ हुआ है इन लोगों की बॉडी के टुकड़े होने की वजह से। जिस मोमेंट पर तभी कुछ पानी की बूंदें गिरती हैं एक बोतल के ऊपर, जिसमें असल में भरा हुआ होता है ट्री मैन वैली का लाइफ नेक्टर। शॉचैन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये लाइफ नेक्टर इन लोगों की बॉडी को हील करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए उसे जाना होगा ट्री मैन वैली के अंदर। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है ट्री मैन वैली में रात का नजारा, जहाँ पर हम लिंगर को देखते हैं और वो पहुंच जाते हैं ट्री मैन वैली के हेड के सामने। वो उनसे कहती है कि यहाँ पर कल ड्रैगन आइलैंड के काफी सारे लोग आएंगे, अब आप मुझे बताइए क्या आप उन लोगों की हेल्प करना चाहोगे। जो बात सुन के वो ट्री मैन ये कहने लग जाते हैं कि देखो, इस बार ये जो ड्रैगन आइलैंड की शील्ड है वो समय से पहले ही एक्टिवेट हो चुकी है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन आइलैंड के ऊपर अब शांति का कोई भी नामो निशान भी बचेगा। यानी कि अब इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर और भी ज्यादा घमासान युद्ध होने वाला है, जिसकी आगे की स्टोरी होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।